नमस्ते आप सभी को। हमारा देश 1947 में लंबी गुलामी के बाद अंग्रेजों से आजाद हुआ। आजाद होने के कुछ वर्षों बाद ही 1955 में उन्हीं ब्रिटिशर्स की एक कंपनी बुर्मा सेल ऑयल कंपनी ने बड़े रूप में ऑयल रिफाइनरीज भारत में स्टैब्लिश की और तभी शुरू हुई कहानी एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की। उससे पहले पूरे भारत में जो भोजन पकाने की परंपरा रही वो अधिकतम लकड़ी और उपलों आदि का प्रयोग करके की जाती रही। कई बार नई पीढ़ियों को ये अवश्य ही भ्रम हो सकता है कि उस समय कितने पेड़ काटे जाते थे, कितने पेड़ों को नष्ट किया जाता था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उदाहरण के रूप में आप समझिए, लगभग उत्तर भारत में जिस पेड़ की टहनियों को चूल्हे पे खाना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था उसका नाम है शमी, जांटी के नाम से भी उसको जानते हैं। एक विशेष व निश्चित समय में टहनियां तोड़ते थे, उन्हीं को भोजन पकाने के लिए पूरे वर्ष प्रयोग किया जाता था। अगले वर्ष तक वो टहनियां दोबारा तैयार हो जाती थी और ये प्रक्रिया सैकड़ों वर्षों तक इस देश में चलती रही। इसके अलावा फसलों का जो बीज का हिस्सा होता था उसका भी प्रयोग भोजन बनाने के लिए लंबे समय तक किया जाता रहा। आज भी भारत के गांव में यदि देखेंगे तो 40% लोग लकड़ी और उपलों आदि से ही अपना भोजन तैयार करते हैं। और ये जो लकड़ी और उपलों आदि से भोजन तैयार किया हुआ जब आप खाते हैं तो उसका स्वाद जीवन भर नहीं भूलते। ये जो स्वाद है ये लकड़ी के चूल्हे पर ही आता है, ये एलपीजी या इलेक्ट्रिक स्टोव यानी इंडक्शन पर नहीं आता। गैस के भोजन में क्यों नहीं आता ऐसा स्वाद, आइए जानते हैं। देखिए, जब भोजन को लकड़ी से पकाना शुरू करते हैं तो लकड़ी के अंदर जो सेलुलोज जो तत्व है वो बिखरना शुरू होता है और वहां से प्रमुख रूप से दो एरोमेटिक कंपाउंड ग्लाइकोल और सिंगोल ये रिलीज होते हैं जो नाक के अंदर के रिसेप्टर्स को यूनिक स्मेल और टेस्ट डिटेक्ट करने के लिए एक्साइट करते हैं। लेकिन ये एरोमेटिक कंपाउंड्स कभी भी गैस या बिजली से भोजन तैयार करने पर रिलीज नहीं होते। इसलिए जो स्वाद लकड़ी के चूल्हे पर भोजन बनाने पर मिलता है वो गैस या बिजली से बनाने पर कभी नहीं मिलता। अब बात आती है बड़े ही कंट्रोवर्शियल विषय की, वो ये कि लकड़ी के चूल्हे पे भोजन बनाने से प्रदूषण ज्यादा होता है या एलपीजी गैस से। आज भी भोजन बनाने के लिए भारत के लोग चूल्हे में जांटी यानी शमी या कल्प वृक्ष की पेड़ की सूखी टहनियां या आम आदि वृक्षों की टहनियों का प्रयोग करते हैं। वे सभी पेड़ जिनका भोजन बनाने के लिए सदियों से प्रयोग किया जाता रहा, इन सब की पूरी प्रकृति के लिए अद्भुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रही हैं। यदि मैं जांटी की बात करूं, उदाहरण से समझाऊं तो ये एल्कलाइन इन नेचर होने के साथ ये एंटी इंफ्लेमेटरी भी है। इसके साथ ये एंटी फंगल, एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक, हाइपोलिपिडेमिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज सहेजे हुए हैं। इन पेड़ों की टहनियां, फल, फूल, बीज अलग अलग बीमारियों में मनुष्य, पशुओं और जमीन के स्वास्थ्य के लिए सदियों से उपयोगी रहे हैं। जमीन के लिए इसलिए क्योंकि ये मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सिंग का कार्य करते हैं। अब चूल्हे में प्रयोग होने वाले उपलों की यदि बात करूं तो देसी गाय के गोबर की प्रॉपर्टीज ऑथेंटिक साइंटिफिक प्लेटफॉर्म से आप स्वयं ही जान सकते हैं। हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि किसी भी लकड़ी या उपले को जलने से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, लेकिन कितना कार्बन निकलता है इसकी मात्रा निर्भर इस बात पर करेगी कि कौन सी लकड़ी का चुनाव हम कर रहे हैं। यदि चुनाव हमारा उचित है और शमी यानी जांटी आदि लकड़ियों का हम प्रयोग कर रहे हैं तो उनसे निकलने वाले धुएं से आपके स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध होने की संभावना कितनी है ये शोध का विषय है। लेकिन यदि जलने वाली लकड़ी व ईंधन का चुनाव हमारा ठीक नहीं है तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित अनेकों रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। एक शोध में तो ये बताया गया है कि शमी आदि लकड़ियां जब जलती हैं और जो धुआं निकलता है वो शरीर के लिए लाभदायक है। किस मात्रा में, कितनी मात्रा में लाभदायक है ये फर्दर एक रिसर्च का सब्जेक्ट है, रिसर्च का। बात में यदि गैस स्टोव के कंबस्शन से निकलने वाले पदार्थों की करूं तो चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो, फॉर्मल्डिहाइड हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, ये सब मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए घातक हैं। एक 41 रिसर्च को मिला के की गई मेटा एनालिसिस स्टडी में तो यहां तक पाया गया कि जो बच्चे गैस स्टोव वाले घर में रहते हैं उनमें 42% बच्चों को कभी भी अस्थमा हो सकता है। बात करें सबसे खतरनाक टॉक्सिक मटेरियल बेंजीन की करूं तो इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के अनुसार ये ग्रुप 1 कार्सिनोजेनिक एजेंट है। सरकार को व जागरूक वैज्ञानिकों को इस विषय पर आरसीटी करना चाहिए कि चूल्हे के भोजन व गैस के भोजन से मनुष्य के स्वास्थ्य पर तुलनात्मक किसमें अधिक बुरा असर पड़ता है। खैर, चूल्हे से होने वाली प्रदूषण की बात तो हमेशा ट्रेंडिंग में रहती है और आपको दिखाया भी जाता है एडवर्टाइजमेंट्स में कि किस तरीके से वो धुआं निकलती है और उस चूल्हे को छोड़ने के लिए एक
जो क्लीन एक जो अल्टरनेट है गैस को अपनाने की बात की जाती है, लेकिन अब आप जिस पेट्रोल गैस पर आप अपना पूरा भोजन बनाते हैं उससे पैदा होने वाले प्रदूषण की भी बात कर लें। मैं आपको ये गणित समझाता जाऊंगा और आप अपने मन में ये जो पोल्यूशन का एडिशन है अलग अलग स्टेप्स पे वो आप करते जाइएगा। एलपीजी का निर्माण पेट्रोल अथवा कच्चे तेल से किया जाता है और ये कच्चा तेल निकाला जाता है बड़ी बड़ी मशीनों से। इन मशीनों से लाखों किलो कार्बन उत्सर्जन होता है। साथ ही मशीन बनाने के लिए जो फैक्ट्रीज बनती हैं उनसे भयंकर प्रदूषण वातावरण में फैलता है। इतना ही नहीं, उस खनन प्रक्रिया में जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनके प्रबंधन में जो ऊर्जा लगती है उससे निकलने वाला प्रदूषण अलग। जब कच्चे तेल को जहाजों के माध्यम से एक दूसरे से दूसरे देश में लाया जाता है तो जहाजों में उपयोग होने वाली ऊर्जा से फिर से असंख्य प्रदूषण के कण वातावरण में फैलते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारत में लगभग 70% जो कच्चा तेल है वो विदेशों से आयात किया जाता है। उसके बाद कच्चे तेल को रिफाइन करने के लिए व इसे एलपीजी में बदलने के लिए बड़ी बड़ी रिफाइनरीज में लाया जाता है। समुद्र के रास्ते अलग अलग देशों में भेजा जाता है। इस प्रक्रिया में इस तेल का अंत समुद्र में रिश्ता है, जलीय जीवों तक पहुंचता है और फिर शुरू होती है विनाश लीला। जी हाँ, विनाश पूरी प्रकृति की बायोडाइवर्सिटी का। सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अनुसार करोड़ों जलीय जीव अभी तक इस क्रूड ऑयल की वजह से मर चुके हैं। उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है। इस क्रूड ऑयल का सबसे घातक प्रभाव जलीय जीवों के प्रजनन, फेफड़ों और इम्यून सिस्टम पर हो रहा है। यदि इस क्रूड ऑयल के चपेट में कोई पक्षी आ जाता है तो उनकी उड़ने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। इतना दोहन होता है समुद्रों का जो हमारी समझ से भी बाहर है। दिखता इसलिए नहीं क्योंकि हमारे घर के पास नहीं हो रहा, लेकिन याद रखें ये सारी धरती हमारा घर है। खैर, रिफाइनरीज में पहुंचने के बाद रिफाइनरीज के निर्माण से निकलने वाले प्रदूषण की कल्पना कीजिए। फिर रिफाइन प्रोसेस में लगने वाली ऊर्जा से निकलने वाला प्रदूषण। अब एलपीजी बनने के बाद इन्हें सिलेंडर्स में डाला जाता है। यहां से प्रदूषण की एक और बड़ी श्रृंखला शुरू होती है। इन लोहे के सिलेंडर्स को बनाने के लिए बड़ी मात्रा में लौह अयस्क की आवश्यकता होती है। लौह अयस्क की खदानों से कितना प्रदूषण फैलता है ये आप सब अच्छे से परिचित हैं। फिर उन माइनिंग साइट से लौह अयस्कों को कारखाने तक लाया जाता है। इस ट्रांसपोर्टेशन से निकलने वाला भयंकर प्रदूषण। फिर कारखानों में एक प्रक्रिया होती है लोहे से इंप्योरिटीज निकालने की, उसमें उपयोग में ले जाने वाली ऊर्जा से निकलने वाला प्रदूषण। फिर लोहे को गर्म करके सिलेंडर को आकार देने वाली प्रक्रिया में जो ऊर्जा खपत होती है उससे निकलने वाला प्रदूषण। अभी भी सिलेंडर तैयार नहीं हुआ है। उसको जंग से बचाने के लिए उस पर जो पेंट की जाती है, अब उन पेंट को बनाने वाली फैक्ट्री के निर्माण से लेकर खपत तक होने वाला प्रदूषण भी इसमें ऐड कर लीजिए। और आगे बढ़ते हैं। सिलेंडर में गैस भरने के बाद उसके ऊपर प्लास्टिक कवर लगाया जाता है और पॉलीथीन लगाई जाती है। अब इन प्लास्टिक कवर और पॉलीथीन को बनाने वाली फैक्ट्री में निर्माण से खपत तक निकलने वाले प्रदूषण की मात्रा को भी आप जोड़ लीजिए। ये जो पॉलीथीन है ये हर बार आपके सिलेंडर में नहीं लगाई जाती है। फिर गैस एजेंसियों से इन सिलेंडर को दूर दराज, गांव गली गली तक लेके जाया जाता है। विचार कीजिए हर दिन इतने बड़े ट्रांसपोर्टेशन से फैलने वाले प्रदूषण का। अब लकड़ी का चूल्हा तो मिट्टी का बनता है यानी जीरो प्रदूषण, पर एलपीजी बिना गैस चूल्हा, रबड़ की पाइप, रेगुलेटर, लाइटर के किसी काम का नहीं है। अब आप इन सभी की फैक्ट्री और इनके निर्माण से खपत तक होने वाले प्रदूषण का अंदाजा लगा लीजिए। यदि अकेले पाइप की बात करूं तो ये नाइट्राइल रबर या पीवीसी का बना होता है जो प्रकृति के लिए सबसे घातक पदार्थ है। लाइटर का प्रदूषण भी कम नहीं है क्योंकि इनमें प्रयोग होने वाला प्लास्टिक और हाइड्रोकार्बन खूब प्रदूषण फैलाते हैं। फिर गैस जलाने से जो इंडोर प्रदूषण फैलता है वो अलग। मुझे तो ऐसा लगता है कि चूल्हे और गैस स्टोव की तुलना ही कैसे की जा सकती है, लेकिन हमारे दिमाग की कंडीशनिंग कई दशकों से इसके बिल्कुल उलट की गई। मेरा यह मानना है कि स्वाद में, स्वास्थ्य में और प्रदूषण की मात्रा में पारंपरिक चूल्हा और इससे बना भोजन लाखों गुना अच्छा है गैस पर तैयार भोजन से। एक बात तो जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो दिखता है वो बहुत थोड़ा होता है और जो नहीं दिखता वो बहुत ज्यादा होता है। चूल्हे का धुआं जब जल रहा है तो आपको दिख रहा है, लेकिन जो गैस आपके घर पे है उसमें प्रयोग होने वाला सिलेंडर से लेके, एलपीजी से लेके, लाइटर से लेके, रेगुलेटर से लेके, उसके चूल्हे से लेके कितना प्रदूषण पूरी प्रकृति को कितना नष्ट कर रहा है, ये मात्रा
हमारी कल्पना से भी बाहर। अब अंत में एक कंट्रोवर्शियल विषय जो इस वीडियो के बाद उठ सकता है वो ये कि जी हम तो शहर में रहते हैं, हम कैसे चूल्हे का प्रयोग करें। उन सभी लोगों को मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि हर दिन नहीं तो कम से कम वीकेंड्स में परिवार के साथ आसपास के गांव अवश्य जाएं, वहां ठहरें, चूल्हे का तैयार भोजन खाएं, वहां की संस्कृति से जुड़ें। आप यकीन मानिए एक बार यदि आपका गांव से जुड़ाव हो गया तो ये गांव आपके जीवन की अनेकों समस्याओं का समाधान कर देगा। और हां, एक निवेदन और आपसे, प्रयास करें जब आप गांव जाएं तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ही अधिकतम प्रयोग करें, और वहां पे यदि आपको कोई जोहड़ या तालाब मिले उसके पास आसपास एक पेड़ अवश्य लगा के आए। अपना ध्यान रखें, अपने आसपास की प्रकृति का ध्यान रखें। यदि आपको फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए गाइडेंस की आवश्यकता है तो आप हमारी टीम से नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।